ऑब्जर्वेशन फर्स्ट किसके बेसिस पर थी भाई? हॉलवास लेनार्ड वाली, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था जिंक प्लेट पर, वो सब गिरा के। पहला था ऑन द कैथोड, नहीं पहला का पार्ट में तोड़ के बता रहे हो तुम लोग। पहला वाला ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, कैथोड और एनोड का पोटेंशियल, और उसके बेसिस पर आपने जो जो सीखा वो हमने बताया कि हमने देखा कि जब कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव रखा गया और कैथोड पे लाइट गिराई गई तो करंट चली। उसके बाद दिमाग में बात आई कि पोटेंशियल बढ़ाओ, हो सकता है और करंट मिले, तो हमारे मन का काम हुआ और करंट थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन एक बार एक हद के बाद पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट स्टेडी हो गई, स्थिर हो गई, कांस्टेंट हो गई, अब लगातार एक ही फ्लो में बढ़ती हुई जा रही है। इसलिए आप लोगों ने कहा था कि सर पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट में कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर ये बहुत ही पीक वैल्यू को जितनी पानी थी वो पा चुकी है। इसे बोला गया सैचुरेटेड करंट, संतृप्त प्रकाश धारा। याद आ गया है कि नहीं है? भी बढ़ा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो इसके बाद भी बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संतृप्त धारा, जितना कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना था निकल गया, एनोड पे जिसको पहुंचना था पहुंच गया। इसका मतलब है अब कैथोड के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बाहर आ सके, और जो बाहर आ सके, जो कंडक्टिविटी करा सके, जो चालन के काम आ सके। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही कैथोड को पॉजिटिव कर दिया और एनोड को नेगेटिव कर दिया, है कि नहीं है? तो ये त्वरक विभव नहीं है, मंदक विभव, रिटार्डिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता था। और अब वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड से निकल करके, उनको सपोर्ट करेगा या रोकेगा? उनको रोकने के काम आता है। और ऐसे केस में आप लोगों ने लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल, नाम ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं ना, उनको भी अगर रोक ले जाओ तो कहा जाएगा हाँ एनर्जी है। ऐसा है नहीं है? तो वो मिनिमम पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दे, पोटेंशियल मिनिमम हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, ये ध्यान रखने वाला है। एनोड का वो निगेटिव मिनिमम पोटेंशियल जिसको लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, उसे क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये देखो पीछे यहां पर वी नॉट, ये माइनस होता है। माइनस क्या? माइनस लिखते हैं हम लोग, माइनस इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इस समय एनोड निगेटिव होता है, ठीक है? और इस वाले केस में एनोड पॉजिटिव होता है। ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पहला हो गया ये, इस समय क्या क्या कांस्टेंट था? धारा का मतलब जो जो आपतित प्रकाश आ रहा था, इंसिडेंट लाइट आ रही थी, उसमें क्या क्या कांस्टेंट था? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, वो दोनों चीजें कांस्टेंट थी। अगले वाले में आपने क्या चीज बदल दिया? इंटेंसिटी ही बदल दिया। बदला था नहीं बदला था? अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट लेकर के आए। ये देखा गया कि जैसे इंटेंसिटी का मतलब क्या चीज बताया था मैंने? इंटेंसिटी का मतलब अरे अमाउंट ऑफ एनर्जी। इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखो, इंटेंसिटी कम है, थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन पाए और थोड़े से बाहर आए। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आए। ये बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने के बाद आपने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट हमारी लीनियरली, रैखिक रूप से बढ़ती है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है। ये बात समझ में आई सबको? अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखा गया कि आप इंटेंसिटी लाख बढ़ा लो, एक चीज है जो नहीं बदलता है। वो क्या था बेटा? उनकी देखो, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब करंट बढ़ी, और करंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? चार्ज बढ़ा या चार्ज की स्पीड बढ़ी? क्या बढ़ा? इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट बढ़ी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज बढ़ा या स्पीड बढ़ी? चार्ज बढ़ा, स्पीड थोड़ी बढ़ी। वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर, वेलोसिटी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, जो उनका वेग है। यानी यहां के जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर लाइट आकर के गिरी तो ये जो बाहर आ रहे हैं ना, इनकी जो वेलोसिटी है वो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो बल्कि इस पे, इसके इंटेंसिटी जो आ रही है, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है। ज्यादा इंटेंसिटी आकर के गिरेगी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं है? रेट ऑफ एमिशन, उत्सर्जन की दर डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर, उस हिसाब से करंट बढ़ती है। लेकिन क्या चीज नहीं बदलता? वेलोसिटी। बताइए, आई चाहे जो लेकर आओ, आई बढ़ाओ, करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो निकल रहे हैं वो वही रहेगी, बदलेगी? वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में
कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आपने दूसरा ग्राफ लिखा था सर अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। फिर अलग अलग इंटेंसिटी को लेकर के आपने ग्राफ बनाया था, अलग अलग याद करो सब लोग, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था और ऐसे बनाया था। ये I1, ये I2, ये I3, कौन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है? I1, I2, I3 कौन सबसे ज्यादा है? I3 है। लेकिन हर एक इंटेंसिटी के लिए अलग अलग सैचुरेटेड करंट है। लेकिन ध्यान से देखिए ये पाया गया कि सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही आता है, अलग अलग आता है, एक ही आता है। तो यहां से हमें पता चला कि अलग अलग इंटेंसिटी होने के बावजूद भी अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक ही रहती है, किसी के लिए नहीं बदलने वाली है। हाँ, इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट अलग अलग है। अब तीसरा इफेक्ट क्या क्या चीजें पढ़ा हमने पढ़ा पोटेंशियल, हमने जाना फ्रीक्वेंसी, हमने जाना इंटेंसिटी। क्या क्या चीज पढ़ लिया? पोटेंशियल पढ़ लिया, इंटेंसिटी पढ़ लिया, अब क्या बचा? फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 हेडिंग पड़ती है और यहां से हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी बाकी चीजें कांस्टेंट रखिए। देखो 2 मिनट में मैंने रिवीजन करा दिया आपको जो कल पढ़ाया था। ऐसे आप याद रखिए, ग्राफ बहुत जरूरी है यहां पर तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। और ग्राफ समझ में आता है तभी तो आगे न्यूमेरिकल में भी अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छी खासी। क्या टॉपिक है? ऑब्जर्वेशन तीसरी, ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड। ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर। कि आवृत्ति के आधार, फिर क्या क्या कांस्टेंट रखूंगा मैं? फिर मैं क्या क्या कांस्टेंट रखूंगा? फ्रीक्वेंसी तो पढ़ना है तो फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करूंगा। फिर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकता हूं। और किसको कांस्टेंट रख सकता हूं रखना चाहूं तो? इंटेंसिटी को। तो मैं रखता हूं कांस्टेंट इंटेंसिटी। कांस्टेंट इंटेंसिटी, वोल्टेज वाला इफेक्ट अभी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है? एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, तीव्रता नियत है, ठीक है? क्लियर है सबको? अब ये देखा गया, अब इसकी स्टडी देखिए और यहीं से समझना, यही जो बातें याद है वो याद करते चलिए। जो अभी से दोनों पॉइंट में पढ़ा है ना, उन सबकी भी जरूरत पड़ सकती है। तीसरा हम देखते हैं इंटेंसिटी, ये हमारा है कैथोड नेगेटिव, ठीक है? ये हमारा है एनोड और ये पॉजिटिव, ठीक है? इसके ऊपर लाइट आकर के गिरती है एट सर्टेन इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर के गिराई गई, अलग अलग लाइट, ठीक है? पहले तो ये देखा गया, हालवास और लेनार्ड ने पहले तो ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जब हम बहुत कम इंटेंसिटी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली, बहुत कम आवृत्ति वाली लाइट ला करके इस प्लेट पर गिराते हैं, बहुत कम आवृत्ति वाली, बहुत कम, बहुत छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब आकर के इसके ऊपर गिरती है तो ये देखा गया कि कोई एमिशन ही नहीं हुआ, करंट कुछ मिली ही नहीं। ये बात समझ में आई क्या? अगर न्यू बहुत छोटा है, अगर न्यू, पहली चीज उन्होंने क्या देखी, अगर न्यू बहुत छोटा है तो करंट कितना मिला उन्हें? 0, कोई करंट ही नहीं मिला, कोई करंट नहीं मिला, कोई निकलेगा ही नहीं। मैंने शुरू में वर्क फंक्शन जैसा कुछ बताया था। वर्क फंक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। न्यू बहुत कम था, फिर उन्होंने न्यू धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई। एक फिक्स वैल्यू तक जब वो पहुंच गए, जब उन्होंने एक फिक्स वैल्यू तक पहुंच गए जिसका नाम रखा गया न्यू नॉट, यहां पर उन्होंने देखा केवल एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन अभी भी आगे नहीं चले। उन्होंने इस बात को नोटिस किया और देखा कि केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब बताओ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है न्यू नॉट पे, जो बाहर आया है, जो इलेक्ट्रॉन न्यू नॉट पे कूद के बाहर आया है, उसको रोकने के लिए भी लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। उसके लिए तो अपने यहां पे रुका है भाई, वर्क फंक्शन जितना काम किया और आराम से बाहर आकर के बैठ गया। उसके लिए भी की वैल्यू कितनी है? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, लगाना ही नहीं है। आप सोचिए, तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं केवल इसका और इसका, तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा न्यू फ्रीक्वेंसी, मान लेता हूं मैं, ये है वो न्यू नॉट। ये क्या चीज है आपका? न्यू नॉट। बताइए इसके अंदर वाले पर एमिशन होगा कि नहीं होगा? इसके कम वाले पर, इससे जितना भी नीचे रहोगे, न्यू नॉट के अंदर एमिशन होगा, उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? देयर इज नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा। लेकिन न्यू नॉट पे
और इधर मैं लेकर के चलता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिएगा, इधर क्या लेकर चलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैसे न्यू नॉट बढ़ने पर क्या बढ़ेगा अभी समझ में आता है, ठीक है, न्यू नॉट बढ़ने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। सोचो जब न्यू नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है, वी नॉट 0। आप इस वाली एक्सिस पर चले ही नहीं, आप यहीं पर हैं, है कि नहीं, आखिर यही तो हो ओवरऑल। यहां पर एमिशन हुआ और बाहर आ गया लेकिन चला नहीं, फिर देखा गया फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। तीसरी चीज, अब फ्रीक्वेंसी क्या करी जा रही है, बढ़ाई जा रही है और न्यू नॉट से ज्यादा करी जा रही है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होती है वैसे वैसे ये देखा गया कि अब ये जो एनोड का निगेटिव वाला पोटेंशियल आपने बना रखा था, एनोड का निगेटिव वाला है ना, और ये आपका कैथोड, सॉरी हाँ एनोड कैथोड का पॉजिटिव वाला, ये देखा गया कि जैसे जैसे इस पर आने वाली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ, आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ मुझे उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगा रखा है ना, उसको बढ़ाना नहीं, उसको घटाना नहीं, बल्कि उसको क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। समझो इस चीज को। और यही चीज से ऑब्जर्वेशन से अभी रिजल्ट आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के। क्या चीज बताया उन्होंने देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, देखो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी लेकर आए, कोई एमिशन नहीं हुआ, कोई एमिशन ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे न्यू नॉट पे पहुंच गए, जैसे न्यू नॉट पे पहुंचे, थोड़ा सा एमिशन हुआ, लेकिन एमिशन के बाद वो चले नहीं है। न्यू, उन्होंने देखा न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट पर इलेक्ट्रॉन मूव किए कि नहीं किए, अभी भी करंट कितनी है, 0, अभी भी करंट कितना है, 0। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी कितना उन्होंने बताया, अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0 ही है, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप रुके हैं, अभी अपने आप रुके हैं। लेकिन इस वाले केस में जब उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू नॉट से, तो देखा आई अब 0 नहीं है, और अगर अब आई 0 नहीं है तो उनको वी नॉट भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, इसलिए अब वी नॉट 0 नहीं रहता है और बढ़ता है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे वी नॉट की वैल्यू बढ़ती जाती है, घट नहीं रही है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हो रही है और लीनियर बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, लीनियर बढ़ता है। ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी आपने इतनी कर दी, यहां पर पहुंचे आप फ्रीक्वेंसी पर, तुरंत वी नॉट इतना हो गया। आप फ्रीक्वेंसी यहां कर दे रहे हैं, तुरंत वी नॉट इतना हो गया। अब अगर यहां से आप ऑब्जर्व करें तो फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ा रही है, करंट बढ़ा रही है या चार्ज की स्पीड बढ़ा रही है, क्योंकि वी नॉट बढ़ रहा है। बताओ फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है, फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है, चार्ज को, चार्ज नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाती है। फ्रीक्वेंसी क्या करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाती है कि कितना चार्ज निकलेगा, नहीं, वो क्या चीज बढ़ा रही है, लगातार वेलोसिटी बढ़ा रही है, तभी तो वी नॉट ज्यादा ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ये रैखिक रूप से बढ़ता है, यानी वी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट पे करंट 0 नहीं है। अगर करंट 0 करना चाहते हो तो अब आपको क्या करना है, वी नॉट भी नॉन 0 रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे न्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कौन बढ़ रहा है, न्यू नॉट। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे उनके द्वारा बताई गई बात, ठीक है। और अभी आगे पढ़ोगे भी ये सब चीज को। समझ में आया ये वाला ऑब्जर्वेशन 3? फ्रीक्वेंसी वाले में क्या इफेक्ट आता है, फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट आता है, यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो के मैक्सिमम है या फिर वी नॉट, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या, तीव्रता पे डिपेंड करता है क्या, इंटेंसिटी पर ये दोनों डिपेंड करते हैं क्या, नहीं डिपेंड करते। डिपेंड फिर किस पे करते हैं, ये किस पे कर रहे हैं, आवृत्ति पर डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे वी नॉट बढ़ने लगा। अब देखो इस पॉइंट पर ये हो गया, अलग अलग हो गया, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं और इनको इंटेंसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। देखो ये हो गया। अब इसमें बात आती है एक इक्वेशन को जो आपको याद रखना है, इक्वेशन कैसे दिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें इंटरसेप्ट काटे जाते हैं, अंतःखंड काटे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा इस एक्सिस में, इसे बोला जाता है बी, ठीक है, वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड इंटरसेप्ट है ये। और किसी भी जगह पे ध्यान से देखो, थीटा सेम है या बदल रहा है, स्लोप कांस्टेंट है ना, थीटा सेम है, तो किसी भी पॉइंट पर जाकर के, किसी भी पॉइंट पे जाकर के बात करी जाती है थीटा की, जिसको लिखा जाता है ए, ये हो गया ए, किसी भी पॉइंट पे जाकर के, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या लिखा जाता है उसका ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी ना। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 की मैथ में, हो सकता है 10th 11th की मैथ में पढ़ा होगा, एक फार्मूला है ना स्लोप का, y इक्वल टू mx प्लस सी, सुना होगा, स्ट्रेट लाइन में आता है y इक्वल टू mx प्लस सी। मेरा प्लस सी है या माइनस सी है, आप लोग बताइए, प्लस सी है या माइनस सी है, प्लस सी या माइनस सी, मैं प्लस वाई पर हूं या माइनस वाई पर हूं,
माइनस वाई पर, वाई अक्ष पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है वो प्लस बी नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा, माइनस बी। एम की जगह पर व्हाट इज स्लोप, एम इज थीटा ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा टेन थीटा एम इक्वल टू टेन थीटा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसा करोगे, न्यू लिखोगे नीचे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं वो लिखो, तुम्हें फार्मूला ही नहीं समझ में है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे लिखा जाता है, m इंटू एक्स, एक्स पे जो क्वांटिटी रहेगी उसको उसके मल्टीप्लाई में कराओ। m इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू a ऐसे लिखा जाता है। y पर कौन है बेटा, v नॉट, तो लिखा गया v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू m बराबर a, a इज स्लोप, a क्या लिखा जाता है यहाँ पर स्लोप, और a x पर कौन है न्यू, प्लस सी या सॉरी प्लस सी नहीं, प्लस बी या माइनस बी, माइनस बी, ए न्यू माइनस बी, ये रिलेशन लिखा जाता है इसके में, है ना। अब यहां से आपको ये ध्यान देना है कि ये रिलेशन जो आया है ये फ्रीक्वेंसी का है, इन विद रिलेशन किसके साथ इसका रिलेशन है, वी नॉट। मतलब ये बात आपको याद होना चाहिए कि कैसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है वी नॉट, कैसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है वी नॉट, लीनियरली, रैखिक रूप से। इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन वाली आपको ये दिखाया गया है स्लोप का फार्मूला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम एक्स प्लस सी क्या, एम एक्स माइनस सी लिख देता हूं यार, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर, ये बात एकदम क्लियर है सबको, सारी चीजें क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल विरोधी विभव डिपेंड करता है आवृत्ति पर, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों इंटेंसिटी पर, किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पर। वोल्टेज तो ये है ही है पास में, ये तो वोल्टेज है ये, इसीलिए मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने वहां क्या लिखा है, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। आपको अलग अलग भी, अगर करंट जीरो चाहते हो तो अलग अलग भी लगाना पड़ेगा अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अगर करंट जीरो चाहते हो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वी नॉट की वैल्यू एक ही होगी कि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए वी नॉट की वैल्यू एक ही रहती है। वो ग्राफ याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत हो किसी को बताओ कि सर हमें ये समझ में नहीं आई, ये कहां से लिखा गया, ये लिखा गया y इक्वल टू mx प्लस सी वाले से, mx माइनस सी से, और क्या लिखा गया, ये सारी चीजें ये बता रही है कि नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉनों की, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पर, किस पे निर्भर नहीं करती, इंटेंसिटी पर। चाहे लाख इंटेंसिटी गिरा लो, अगर न्यू नॉट से कम है ना तो लाख इंटेंसिटी गिरा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोनो बाहर नहीं निकलेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, आगे पढ़ाया जाएगा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, तो उसमें यही सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। नंबर 4 अगला इफेक्ट क्या है, लेकिन इसमें एक बात और मैं बता दूं, वो याद कर लेना। उन लोगों ने एक चीज और नोटिस करी, इसी टाइम पर याद कर लो बस। उन्होंने देखा कि अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, अगर वो न्यू नॉट है या न्यू नॉट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में कोई देरी नहीं होती, देयर इज नो टाइम लैग बिहाइंड द एमिशन, इनके बाहर आने में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लाइट आकर के गिर गई, भले आपने मान लो ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली, ये न्यू डैश वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आकर के गिराई, अब वो गिरी, एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन ने कहा अच्छा लाइट आई है चलना है, फिर वो सोच के बाहर आएगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि लाइट जैसे आकर के गिरती है, अगर न्यू नॉट है और या फिर न्यू नॉट से ज्यादा है तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, नैनो सेकंड तक का टाइम लगता है, 10⁻⁹ सेकंड में ही बाहर आ जाता है, तुरंत इंस्टेंटली होता है ये काम, देर नहीं लगती है। नहीं सोचो 2-3 मिनट लग जाएगा, तब तक तुम सोलर प्लेट ऐसे लेके बांधते फिरो, है ना। जैसे लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाता है। तो यहां पर यही बात याद रख देना है कि अगर न्यू ग्रेटर और इक्वल न्यू नॉट है तो देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, कोई समय पश्चाता नहीं होती है बिहाइंड एमिशन, एमिशन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है अगर ऐसा है। अच्छा न्यू अगर कम हो तो न्यू नॉट से, तब बताओ कितना टाइम लगेगा बाहर आने में, टाइम ही नहीं, अरे जब बहरे नहीं आएगा तो कौन सा टाइम काउंट करोगे यार, तुम लोग कह रहे हो टाइम ही नहीं लगेगा, ये क्या आंसर है, टाइम लगेगा, टाइम काउंट नहीं करेंगे हम लोग,
है कि नहीं? कहते जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ खेल लो बेटा, छोड़ दिया, जाओ मिटा दूं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, हाँ बेटा, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, देहली आवृत्ति, न्यू नॉट पता है ना सबको क्या आवृत्ति है वो? न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अरे बताया, कौन सी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम है मैक्सिमम है बेटा? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है। अगर इतने पर होगा ना, देखो वी नॉट 0 है, इतने पर वी नॉट 0 है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न्यू नॉट पर वी नॉट 0 होता है, एट न्यू नॉट वी नॉट इज 0, इसलिए कहा जाता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सके। ठीक है, अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता किससे ज्यादा है, देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता। लगता भी है तो कितना बता देता हूं मैं, जो अप्रॉक्स टाइम दिया गया है वो 10⁻⁹ सेकंड है ना, 10⁻⁹ सेकंड। बाकी तो इसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऐसे धड़ाक से बाहर आएंगे, टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत बाहर आएंगे, दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे ले करंट। लेकिन वेलोसिटी भी ज्यादा होगी बेटा, ये भी ध्यान रखना, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अगर रोकना चाहोगे तो वी नॉट बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बड़ा। देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, तुम लोगों को ग्राफ समझ में तो आ रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या चीज, वी नॉट भी कहां जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। लीनियर ओम्स लॉ वाला ग्राफ याद होगा, ओम्स लॉ वाला, ओम्स लॉ वाला ग्राफ पता है तुम लोगों को? ऐसे बनाते नहीं बनाते हो, जैसे जैसे आप लोग भी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका आई बढ़ता जाता है, पता होगा। तो जैसे जैसे भी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, वी आई ग्राफ। तुम लोग पढ़े नहीं, तुम्हारा मास्टर पढ़ाया था। अगला ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 4। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो जान लो लेकिन छोड़ दे क्या, अगर इंटेंसिटी फिक्स है ना, अगर इंटेंसिटी फिक्स है और खूब मर्जी की, खूब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाती है ना, तो जो सैचुरेटेड करंट की वैल्यू है ना वो घट जाती है। सोचो, इंटेंसिटी फिक्स रहेगी तो सबको पता है आई सैचुरेटेड की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, संतृप्त धारा की एक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी फिक्स रखो ना और जितना मर्जी की भर भर के फ्रीक्वेंसी वाली, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरा दो, तो जो आई सैचुरेटेड की वैल्यू है वो घट जाती है, कम हो जाती है। फिलहाल आप लोगों को इग्नोर करना था, मैंने ज्यादा बता दिया। ठीक है, ये आप हजम नहीं कर पाएंगे, अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बाद में आप लोग क्या कहोगे, सर एनसीईआरटी में तो ये नहीं दिया है, फिर मेरे पीछे लगोगे, सर एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनवाइए, तो वही बनवाना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट होती है, लेकिन हर इंटेंसिटी के लिए एक आई सैचुरेटेड की फिक्स वैल्यू होती है। तुम लोगों ने ग्राफ से सीखा है ना। चलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 4, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। क्या नाम है ऑब्जर्वेशन 4, बड़ी आसान है ये वाली तुम कहते सर सबसे पहले यही पढ़ाते, ये ज्यादा समझ में आता है। ठीक है ये तुरंत खत्म हो जाता है। क्या चीज बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के, जो प्लेट ले रखी है ना उसका वो किस मटेरियल से बनी है उसके लिए आपको डिफाइन करा गया। और जो सबसे आसान है ना, मैं उसके लिए बताता हूं, सबसे आसान आप लोगों को ज्यादातर न्यूमेरिकल में मिलेगा, सीजियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, है ना, ये सब ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सबको हमें पढ़ना है और उन्हीं सब पर इन्होंने स्टडी करी। उन्होंने क्या किया, अब सुनिए ध्यान से, उन्होंने 3 चीजें ली, जिन जिन चीजों को मैं बता रहा हूं, सीजियम लिया और पोटेशियम लिया और सोडियम लिया, ये 3 चीजें लिया। उन्होंने देखा जिस इंटेंसिटी पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आए ना, जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस आवृत्ति पर, देखो मान लेते हैं कि कुछ फिक्स आवृत्ति की, कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी की, है ना, लाइट आकर के गिरी सीजियम प्लेट के ऊपर, तो जितनी फ्रीक्वेंसी पर सीजियम से इलेक्ट्रॉन बाहर आया ना, उतनी फ्रीक्वेंसी पर पोटेशियम से बाहर नहीं आया, सोडियम से बाहर नहीं आया। अगर इसके लिए ν1 पर आया है ना, तो इसके लिए इन्होंने देखा ν2 पर आया, और इसके लिए देखा इन्होंने
3 पर आया एंड न्यू 1 नॉट इक्वल टू न्यू 2 एंड नॉट इक्वल टू न्यू 3, कोई आपस में बराबर नहीं है। यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए न्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। और केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने वाली फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। यानी अलग अलग पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति का मान एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग पदार्थों के लिए बेटा, अलग अलग पदार्थों के लिए देख रहे हो, कोई आपस में बराबर नहीं है, कोई आपस में बराबर नहीं है। अलग अलग पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। अलग अलग नेचर के लिए, नेचर ऑफ मटेरियल्स के लिए जो देहली आवृत्ति है वो अलग अलग होता है। तो मैंने बनाया सबसे पहला ग्राफ इसके लिए, पहला हो गया, ज्यादा दूर हो गया, 1 2 3, ये देखो ग्राफ है। और ठीक है, ये हो जाएगा आपका सीजियम, ये पोटेशियम, ये सोडियम। ये क्या वैल्यू है? अच्छा कोई बताओ ये क्या वैल्यू है? ये इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है बेटा? इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है? ये सबसे छोटी वाली सीजियम के लिए सबसे छोटी न्यू नॉट फॉर सीजियम, ये हो जाएगा न्यू नॉट फॉर पोटेशियम, ये हो जाएगा न्यू नॉट फॉर सोडियम। क्या सबके लिए अलग अलग है? यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के धातु के पृष्ठों के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। और एक चीज और ध्यान से देखो, जो ग्राफ अभी जस्ट पहले पढ़ के आए वो सेम कॉपी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ आगे जाकर के, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। वो चीज हमें बता रहा है कि नहीं है? एकदम फिक्स चीजें बता रही है। और लाइन भी कैसे मिल रही है ये भी देखो, सब समांतर, सब पैरेलल। कैसे मिल रही है? पैरेलल मिल रही है। और एक चीज ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट जो काटे जा रहे हैं वाई पर अलग अलग हैं सबके, बी की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। यानी वही वैल्यू है जो माइनस बी करके लिखा गया था ना। अरे तुम्हें फार्मूला याद ही है, याद है? वाई इक्वल सॉरी वी नॉट इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी। देखो सबके लिए बी की वैल्यू अलग अलग है, सबके लिए इंटरसेप्ट अलग अलग है। यानी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वी नॉट की वैल्यू आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? ये चीज है, अलग अलग इंटरसेप्ट आ रहे हैं। ये हो गया आपका ये सी एस क्या है? सीजियम, के पोटेशियम और Na सोडियम। ये केवल इतनी बात है, इसमें केवल एक ही बात याद रखनी है, अलग अलग पदार्थ के धातु के पृष्ठों के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग। कितनी आसान सी बात है, एक लाइन की बात है, और हमें ये ग्राफ से भी क्लियर होना चाहिए। बात समझ आए ना? यानी सबका वर्क फंक्शन एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अरे बताओ जल्दी से, सबका वर्क फंक्शन हर 1 मीटर। आपने गोल्ड फाइल ले लिया है, आपने सिल्वर फाइल ले लिया है, और आप सोच रहे हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं और एमिशन हो जाए। क्या पॉसिबल है ऐसा? क्या किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम होता है? किसके लिए सबसे कम है? सीजियम। किसके लिए सबसे कम है? सीजियम। उसके बाद आगे जाओगे तो बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा किसका दिखाया जा रहा है? सोडियम का। ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो न्यूमेरिकल ज्यादातर मिलने के चांस है सीजियम का। ठीक है, बार बार लिखा मिलेगा सीजियम धातु का कार्यफलन। ठीक है, सोडियम धातु का कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब वर्क फंक्शन। न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट क्या कराती है? चलाती है या बाहर निकालती है? न्यू नॉट केवल देहली आवृत्ति है बेटा, केवल ये बाहर ढकेलती है, ढकेलने वाली आवृत्ति है। जाओ, उसके बाद अगर ज्यादा लेकर आया होगा तो क्या करेगा वो? तो दौड़ने लगेगा। और दौड़ने से क्या मिलेगी? दौड़ने से क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। क्लियर हो गया सब कुछ? अब अगले टॉपिक का नाम है, अगले टॉपिक का नाम क्या है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए अगला, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। बस थोड़े थोड़े नियम हैं जो आपने पढ़ा है ना, अभी मैं वही सब बता देता हूं और तुम्हें याद हो जाएगा। जो मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया वो मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। जो मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया रूल में, लॉ में, सबसे पहले मैं वही बताऊंगा। नंबर 1 क्या बताना है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नंबर 1 जो सब लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ रखा है? सबसे लास्ट में, अलग अलग नहीं, सीधे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर पढ़ते हैं। न्यू नॉट के लिए, न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन होता है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन होता है। तो हम ये कहेंगे कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ही एमिशन शुरू होता है, उससे कम आवृत्ति पर कोई उत्सर्जन
नहीं होता है। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे विद्युत उत्सर्जन होता है, जिससे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है, उसे कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाता है कि नहीं है? तो अगर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या होता है, जिस पर एमिशन होता है, अगर मैं लिखने को ना एक्सप्लेन करके लिखने को हूं तो क्या कहते हैं? हर आवृत्ति पर एमिशन नहीं होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा हर फ्रीक्वेंसी पर द एमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज बट at only certain frequencies are greater than this frequency emission is possible. The minimum frequency which is required to perform emission is known as threshold frequency. हर आवृत्ति पर उत्सर्जन नहीं होता, एमिशन नहीं होता है, बल्कि कुछ निश्चित या फिर उससे अधिक आवृत्ति पर ही उत्सर्जन होता है। ये बात हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर आवृत्ति पर उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि कुछ निश्चित आवृत्ति पर ही उत्सर्जन होता है। वह न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? बार बार बता रहा हूं तो तुम फंसोगे जरूर, न्यूमेरिकल लगेगा नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो मैं लिखाता हूं। क्या लिखा आपने? अरे क्या लिखा आपने? हर फ्रीक्वेंसी पर उत्सर्जन नहीं होता ना। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन हो उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी एमिशन कब होगा? एमिशन कब होगा बेटा? एमिशन होगा कब होगा? एमिशन अकर्स व्हेन जो न्यू ज्यादा हो या तो बराबर हो किसके? न्यू नॉट को, न्यू नॉट के, है नहीं? ये न्यू क्या चीज है? आपतित आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। और न्यू नॉट क्या चीज है? देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर इससे ज्यादा होगी तो होगा बाहर, और इससे कम होगी तो बाहर नहीं आएगा, बराबर होगा तो भी बाहर आ जाएगा। दूसरा, मैं इसके बारे में एक और बात बताता हूं जो आप कह सकते हैं कि न्यू नॉट के बारे में, ये किसके इक्वल, ये किसके करस्पॉन्डिंग में है ये फ्रीक्वेंसी? वह न्यूनतम आवृत्ति वह आवृत्ति जो कार्यफलन के संगत हो। किसके संगत हो? कार्यफलन के, व्हिच इज करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। वो आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति। मतलब समझो, देहली आवृत्ति केवल कहां से कहां लाती है? अंदर से बाहर लाके छोड़ देती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यही तो हम जानते हैं वर्क फंक्शन के नाम से। अंदर से बाहर आने में जो एनर्जी खर्चा करेगा उसे क्या कहेंगे? कार्यफलन, वर्क फंक्शन। तो ये जो न्यू है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? किसके करस्पॉन्डिंग है? वर्क फंक्शन के, कार्यफलन के है। तो मैं दूसरा इसको लिख सकता हूं कि द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये भी ध्यान रखना, ऑफ मेटल। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, नहीं तो सबके लिए एक चिपका दो, हर जगह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ही याद करके चले जाओ। अलग अलग मेटल तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखूंगा मैं? द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू कार्यफलन के संगत आवृत्ति, कार्यफलन के संगत आवृत्ति। द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन, कार्यफलन के संगत आवृत्ति। जो कार्यफलन में आवृत्ति रहती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, और तुम्हारे बात में एक बात क्लियर हो चुकी है, वर्क फंक्शन के फार्मूले में फ्रीक्वेंसी आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि आपने क्या लिख लिया? डेफिनेशन समझ लिया है कि द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन, एक वो फ्रीक्वेंसी जो वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में हो, वर्क फंक्शन के साथ हो, उसे कहेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 पहला हो गया, कार्यफलन के संगत आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहेंगे। दूसरा, और लॉ क्या है? अगर कोई बाहर आया, जो आपने ऑब्जर्वेशन पढ़ी है वही पढ़ा रहा हूं मैं, जो ऑब्जर्वेशन करी 1 2 3 4 वही को मैं पढ़ा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन अब हम 2 ये बताते हैं कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी इंटेंसिटी है। कि पड़ता है फर्क? बताइए सब लोग। और उससे पहले भी मैं अगर बताऊं, उससे पहले तो जो प्रकाश विद्युत धारा है, क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? करंट क्या आई प्रोपोर्शनल कैपिटल आई होता है कि नहीं होता है? आई पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे करेगा भाई? आई पे करेगा। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा करंट,
उतनी ही ज्यादा करंट, तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही करंट होगी। यानी इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो रेट ऑफ एमिशन, करंट बढ़ी मतलब चार्ज बढ़ा, रेट ऑफ एमिशन डिपेंड करता है, रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लिखी जाता है दूसरा लॉ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है, फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। बड़ी जरूरी लाइन है ये वाली, है ना। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता बढ़ाओ, ये पढ़ाया गया है तुमको यार, पढ़ा है ना, लीनियर बढ़ता था, ऐसे सीधे भागता था। तीसरा जो आपने पढ़ा, तीसरा जो आपने पढ़ा, सेम चीज आई, के मैक्सिमम हो या वी नॉट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी वाली लाइट ला करके आ रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या विरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बताया जाता है, इसी को घुमा करके, ये जो के मैक्स है ना बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, उसके साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, लीनियरली रैखिक रूप से बढ़ता है। समझ में आया ना, ये बात हमने जाना। 4 हो गया। पांचवा हम लोग कहेंगे, पांचवा क्या कहेंगे, देयर इज नो टाइम लैग बिहाइंड एमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कोई टाइम लैग नहीं होता है। पांचवा में लिखूंगा देयर इज नो टाइम लैग, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है, देयर इज नो टाइम लैग बिहाइंड एमिशन, एमिशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में, फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है। कब, सवाल पूछा जाता है कब, ये कब, इसका आंसर क्या है, जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट या न्यू नॉट से ज्यादा हो। न्यू नॉट क्या बढ़ाओगे, न्यू नॉट तो फिक्स ही रहेगा किसी मेटल के लिए। डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए न्यू नॉट की वैल्यू एक ही होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, तो सबके लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। इस चीज को याद रखिएगा सब लोग। वर्क फंक्शन बताने का तरीका, न्यू नॉट बताने का तरीका क्या है, 2 तरीका है। एक पहला जो बाहर ला दे, और दूसरा बाहर लाया मतलब काम किया, काम करने के संगत फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन कहलाती है। ये देखो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, यानी वर्क फंक्शन में फ्रीक्वेंसी का रोल है या नहीं है, है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मतलब क्या बताना है, क्या पता होना चाहिए। अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आया, देखो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसे होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे होता है न्यूमेरिकल के लिए। मान लो कोई न्यूमेरिकल आया तुम्हारे पास, भविष्य में आएगा भी, कोई न्यूमेरिकल आया और उसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपको क्या पता होना चाहिए उसके लिए, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। अगर पूछा बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस मेटल के लिए, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, वर्क फंक्शन पता होना चाहिए, बीटा नॉट पता होना चाहिए, तब आपसे सवाल लग जाएगा, है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।